साउंड वेव, ठीक है। अब देखो तुमको बताया गया है कि साउंड वेव जो है उसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट है, यानी ये कौन सा वेव है, मैकेनिकल वेव है। कौन सा वेव है, मैकेनिकल वेव है, मतलब रिक्वायर्ड क्या है, मीडियम। यानी अगर कोई भी आदमी बोल रहा है तुमको तभी सुनाई देगा जब तुम्हारे और उसके बीच में मीडियम। अगर मान लो तुम्हारे और उसके बीच में वैक्यूम है, क्या हो जाए, वैक्यूम, तुम दोनों चांद पे चले जाओ, ठीक है ना, वहां पे वैक्यूम है, वहां पे मीडियम नहीं है, तो वो आदमी उधर से बोलेगा तुमको सुनाई नहीं। कोई ऐसा जगह चले जाओ जहां वैक्यूम है तो सुनाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तो मीडियम रिक्वायर्ड है। और ये कौन सा वेव होता है, ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। और ये तीनों डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है, यानी 3D वेव होता है। अच्छा, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव हम लोग नहीं पढ़े, ट्रांसवर्स वेव पढ़े, लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, वो सब किसके बारे में था, ट्रांसवर्स वेव के बारे में था। लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव तुमको पता है क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव जिधर होता है उधर ही डिस्टर्बेंस होता है, उसके अलावा क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होगा, अगर इधर है वेलोसिटी ऑफ वेव तो डिस्टर्बेंस भी इसके अलावा होगा, ठीक है ना। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ह्यूमन है, ह्यूमन का एक रेंज है, ऑडिबल रेंज है सुनने का, ठीक है, जो कि कहां से कहां तक होता है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक होता है ह्यूमन का ऑडिबल रेंज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग एयर का बात करें, वैसे तो साउंड में हर एक मीडियम प्रोपेगेट होता है, वाटर में भी होता है, एयर में भी होता है, किसी हर एक मीडियम में होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग एयर के लिए बात करेंगे, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्पीड ऑफ साउंड वेव जो होता है कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड। इसको अप्रॉक्स में 330 मीटर पर सेकंड भी ले सकते हो, वो दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आ गया। तो ये हो गया साउंड वेव। अब हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे, जैसे कि हम लोग साउंड वेव का प्रोपगेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग ला लो, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव हम लोग समझते हैं, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। अब देखो प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव समझने के लिए हम लोग क्या लेंगे, एक ट्यूब लेंगे। क्या लेंगे, ट्यूब लेंगे, ठीक है। एक ऐसा ट्यूब लेंगे, लेबोरेटरीज में समझने के लिए, ठीक है। और इसमें गैस फिल कर देंगे, ठीक है। तो गैस फिल कर देंगे हम लोग, पूरा गैस फिल है, ठीक। और यहाँ पे है पिस्टन, ठीक है। यहां पे इसको बोलेंगे ये है पिस्टन। इसमें पूरा पूरा गैस फिल है, ठीक है ना, पूरा पूरा गैस फिल है। तो होता क्या है कि जब पिस्टन को ऑसिलेट कराओगे, पिस्टन क्या कराओगे, ऑसिलेट कराओगे, तो यहाँ पे कंप्रेशन होगा। क्या होगा, ये पिस्टन जब आगे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन। तो ये जो तुम्हारा ट्यूब है, ये पिस्टन जब यहां आ जाएगा तो यहां का जो एयर है वो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। यहां का एयर क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। कंप्रेस हो गया मतलब क्या हो गया, इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया। प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो जहां प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बाकी सब देखोगे तो बाकी जो नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्रेशन, ठीक है। और
पिस्टन जब आगे गया यहाँ पे चला गया, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक चला गया, फिर पिस्टन पीछे जाएगा, इस पिस्टन किधर जाएगा, पीछे जाएगा। जब पिस्टन फिर से पीछे जाएगा, ठीक है, तो फिर ये पिस्टन यहाँ आ गया, पीछे गया, तो अचानक से यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम नहीं, मतलब कम प्रेशर हो गया, प्रेशर कम हो गया, और यहाँ पे प्रेशर क्या था, ज्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, ये है कंप्रेशन, क्या है, कंप्रेशन, और यहाँ पे क्या है, प्रेशर कम है, यहाँ इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे मतलब लो रहेगा, ऐसा बोलेंगे, प्रेशर क्या रहेगा, लो, और कंप्रेशन में प्रेशर क्या रहेगा, हाई। तो यहाँ पे प्रेशर रहेगा लो और कंप्रेशन में प्रेशर रहेगा हाई। तो यहाँ पे तुमको देखने से पता चल रहा है, जब पिस्टन एक ऑसिलेशंस कंप्लीट किया, कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किया, पिस्टन गया और फिर आया, वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, एक कंप्रेशन बना और एक रेयर फ्रैक्शन, एक कंप्रेशन बना और एक रेयर फ्रैक्शन बना। तो वन ऑसिलेशन में एक कंप्रेशन और वन रेयर फ्रैक्शन, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट ऑसिलेशन करेगा तो फिर एक और कंप्रेशन और एक और रेयर फ्रैक्शन बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा, ये जैसे जैसे पिस्टन एसएचएम करेगा वैसे वैसे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कंटिन्यू बनते चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेयर फ्रैक्शन है तो यहाँ बना होगा कंप्रेशन, ठीक है, फिर यहाँ पे होगा रेयर फ्रैक्शन, फिर यहाँ पे होगा कंप्रेशन, तो ये कंटिन्यू ऐसे बनते रहेगा। तो साउंड वेव ऐसे प्रोपोगेट होता है, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो वन रेयर फ्रैक्शन से लेके वन कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है ये होता है वन वेवलेंथ, ठीक है ना। ये पूरा पूरा एक वेव जैसा ट्रीट करते हैं और ये होता है वन वेवलेंथ, समझ आ गया, कोई दिक्कत होगा, चलो ठीक है। तो रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रेशर कम होता है और कंप्रेशन में प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, ये हो। अब आगे चलते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ लिखते हैं हम लोग, देखो इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, हाँ, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, तो देखो यहाँ पे बहुत इजी है, देखो इधर ध्यान सुनो, ये है हमारा ट्यूब जो लिए हुए है, ठीक है, और यहाँ पे पिस्टन है। अगर पिस्टन एसएचएम कर रहा है, क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, और इसका जो इक्वेशन है वो, अच्छा ये एसएचएम कर रहा है तो एम्पलीट्यूड कौन सा डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एस लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, एस, एम्पलीट्यूड एस से लिखेंगे, ठीक है। ये वाई डायरेक्शन में नहीं है, जो हम लोग नॉर्मल वेव पढ़े थे वहां एम्पलीट्यूड कैसे आ रहा था, वाई डायरेक्शन में आ रहा था, यहाँ एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी ऑफ वेव से दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे s इक्वल्स टू अगर हम लोग लेते हैं, मान लो एम्पलीट्यूड s नॉट है और ये हो गया sin ओमेगा t, अगर इनिशियल फेज फाई होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मान लो कि ये क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल यहाँ पे इस लाइन पे जो कि है x डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, ठीक है ना, तो वो भी एसएचएम कर रहा होगा, ये एसएचएम कर रहा है तो वो भी कर रहा होगा। तो उस पार्टिकल के इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं बताओ, ऐसे लिखेंगे ना, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बोलो, t के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, मान लो बहुत यहाँ t इक्वल्स टू 0 पे एसएचएम करना स्टार्ट हुआ, एट t इक्वल्स टू 0 पे एसएचएम स्टार्ट हुआ है, एसएचएम स्टार्ट हुआ है, और मान लो t इक्वल्स टू t टाइम के बाद इस पार्टिकल के पास पहुंचा है जो भी एनर्जी, समझ आ रहा है। तो इस उस t टाइम के लिए इसका इक्वेशन क्या होगा बोलो, e माइनस, क्या लिखेंगे, s इक्वल्स टू s नॉट, अरे इक्वेशन लिखना बताया गया था ना वेव में, ओमेगा t के जगह क्या लिख देंगे,
t माइनस एक्स बाय v, t माइनस एक्स बाय v। t टाइम में यहाँ पहुंचा तो x डिस्टेंस आने में कुछ ना कुछ तो टाइम लग गया होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में भी कुछ ना कुछ टाइम लगा ना, तो वो टाइम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर t को 0 स्टार्ट हो, t को t टाइम लगा, तो ये टाइम कितना लगा, x बाय v। तो x बाय v डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x बाय v इतना टाइम लॉस हुआ। मतलब ये एनर्जी जो यहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ से प्रोपगेट हुआ वेव, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा x बाय v। तो t टाइम में अगर पहुंचा तो t माइनस एक्स बाय v प्लस का क्या हो जाएगा 5। तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू s नॉट साइन ओमेगा t, ओमेगा बाय v k होता है, पता है ना, kx प्लस 5। स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग ऐसा पहले भी पढ़ चुके हैं ना। तो ये हो गया साउंड वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ से समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो आगे चलते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग को इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ना है, पहले तुम लोग पढ़े होंगे। देखो क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है, ठीक है। अब ये वो इसलिए पढ़ना है कि यहाँ पे जो भी हो रहा है, देखो यहाँ पे प्रेशर हाई है, प्रेशर क्या है हाई है, यानी प्रेशर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, और डेंसिटी भी चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, और तो यहाँ पे जो भी साउंड वेव वगैरह बनता है वो चेंज इन प्रेशर के वजह से बनता है, या ऐसा भी बोल सकते हो चेंज इन डेंसिटी की वजह से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म आएगा जो तुम लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी पढ़ लो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तुम लोग क्या लिखे हो, फोर्स पर यूनिट एरिया लिखे होगे डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, स्ट्रेस बाय स्ट्रेस पढ़े होगे ना बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये एक्स्ट्रा फोर्स जो लगाते हैं, मान लो कोई भी पार्टिकल यहाँ पे कोई बॉडी होता है, तो यहाँ जो ये लग रहा है प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ये ऑटोमेटिक पहले बैलेंस था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा था, ऑटोमेटिक बैलेंस था, न्यूट्रल था, मतलब जितना प्रेशर ये बॉडी लगा रहा है उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है, ठीक है ना। तो इस बॉडी का शेप और साइज तभी चेंज होगा जब तुम एक्सेस प्रेशर लगाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा प्रेशर लगाओगे, ठीक है ना। तो जो तुम फोर्स लगा रहे हो वो एक्स्ट्रा फोर्स है, जो तुम फोर्स लगा रहे हो वो कौन सा फोर्स है, एक्स्ट्रा फोर्स है, मतलब एक्सेस प्रेशर है। ये फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेशर, क्या लिखेंगे, प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर। कौन सा प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये V ऐसे लिख सकते हैं V, और ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डेल P बाय डेल V, ऐसा लिखा जा सकता है। डेल P क्या, एक्सेस प्रेशर, डेल P क्या है, एक्सेस प्रेशर। तो इसमें तो प्रेशर बॉडी को ऑलरेडी लग रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन जो तुम फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स क्या जनरेट कर रहा है, एक्सेस प्रेशर जनरेट कर रहा है। समझ में आ गया। तो ये आगे टर्म यूज में आएगा, यहां तक कोई दिक्कत। इसको हम लोग कहीं भी ऐसा भी लिखेंगे v dp by dv, ऐसा भी लिखेंगे, समझना था, कोई दिक्कत वाली बात, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखते हैं तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाता है, फाइनल वॉल्यूम कम होता है, जब प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम फाइनल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फाइनल वॉल्यूम कम होता है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, नेगेटिव। तो हम लोग बीटा को क्या लिखेंगे, माइनस v dp by dv, ठीक है ना। डेल p by डेल v भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रेशर वेव, क्या पढ़ेंगे, प्रेशर वेव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा समझते जाओ, यहाँ पे समथिंग कुछ ऐसा पिस्टन था, ठीक है, और कुछ दूर पे ये ऐसे, यहाँ मान लो ये लेंथ था dx लेंथ, और ये पिस्टन से समथिंग कुछ डिस्टेंस है x डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हुआ था तुम्हारा कंप्रेशन मान लो, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ठीक है। तो ऐसा हुआ था, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम इनिशियल क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू dx है, कोई दिक्कत वाली बात। अब मान लो थोड़ी देर बाद, मतलब बहुत कम इंस्टेंट के बाद, जस्ट थोड़ी देर बाद क्या हुआ,
ये जो यहां पे था ये थोड़ा सा आगे चला गया, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ये जो बाउंड्री लाइन था ये थोड़ा सा आगे चल करके यहां आ गया। और सपोज कर लेते हैं कि ये कितना डिस्टेंस आ गया, सपोज करो तो इस डिस्टेंस आ गया, कितना डिस्टेंस आ गया, इस डिस्टेंस आ गया। अब ये आगे वाला बाउंड्री भी जो यहां पे था वो भी तो आगे जाएगा, तो वो जाएगा s प्लस ds डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करेगा, s प्लस ds डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। कोई दिक्कत वाली बात? तो इसका तो एरिया का क्वेश्चन यही रहेगा, एरिया क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका ये लेंथ कितना होगा ये हमको निकालना है, और ये लेंथ और एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये लेंथ कैसे निकाला जाए, ये लेंथ था dx, क्या लेंथ था, और s आगे चला गया तो ये कितना डिस्टेंस बचा, dx माइनस s बचा कि नहीं बचा, कोई दिक्कत वाली बात? और ये डिस्टेंस ट्रैवल किया s प्लस ds, कितना ट्रैवल किया s प्लस dx, तो यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितना हो गया, dx माइनस s, ठीक है, प्लस s प्लस dx, तो माइनस x प्लस s कैंसिल होके तो इन दोनों का टोटल विड्थ जो आया dx प्लस ds आ गया। क्या ये समझ में आ गया? ये वाला इधर वाला बाउंड्री ट्रैवल किया s डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया s, और इधर वाला बाउंड्री ट्रैवल करेगा s प्लस ds, थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, s प्लस ds डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये टोटल विड्थ निकालोगे तो आ जाएगा ना, ये लेंथ निकालो, छोटा सा कितना लेंथ बचा dx माइनस s, और ये लेंथ चला है s प्लस ds, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल विड्थ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा इसका, बोलो कितना आ जाएगा, dx प्लस, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात? तो इसका वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या लिखा जाए, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बोलो a इंटू ds प्लस, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात? अब ये फाइनल वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखा जाए बताओ, चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखा जाए बताओ, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है हमारे पास, a इंटू dx प्लस a इंटू, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है a इंटू dx, तो a dx, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a ds हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a ds हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, समझ आ गया? अब देखो यहाँ पे हम लोग को ये जो फॉर्मूला है बल्क प्रोडक्ट ऑफ इलास्टिसिटी ये यूज करना, ठीक है, तो हम लोग को ये एक्सेस प्रेशर पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, एक्सेस प्रेशर पता चल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे डेल p, एक्सेस प्रेशर की जगह डेल p बाई डेल v माइनस v इक्वल्स टू बीटा ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलो को दिक्कत? अब ये सारे के सारे वैल्यू उधर ले जाओ, ठीक है, तो सारे सारे वैल्यू उधर ले जाओ, तो डेल p क्या आएगा हमारे पास, बीटा माइनस आ जाएगा यहाँ पे डेल v बाई v, कोई दिक्कत? डेल v का वैल्यू हम लोग जस्ट अभी निकाले, क्या निकाले हैं, a ds, और v क्या इनिशियल वॉल्यूम है, v क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम होता है, तो v क्या है, a dx, क्या है, a dx, तो a से a कैंसल, तो चेंज इन प्रेशर जो आया क्या आएगा, माइनस बीटा ds बाय dx, ds बाय, इसका इक्वेशन तुमको पता है ना, अभी जस्ट पढ़े हैं, देखो तो s इक्वल्स टू s sin ओमेगा t माइनस x प्लस, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे ds बाय dx निकालोगे। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रख लो, ये फॉर्मूला भी बहुत बार यूज होता है, क्यों यूज होता है, डायरेक्ट अगर तुम्हारा ग्राफ हो s और x का ग्राफ जब रहेगा ना, तो स्लोप निकाल के एक्सेस प्रेशर बता सकते हो, माइनस बीटा इंटू स्लोप ऑफ एस एक्स ग्राफ गिव्स एक्सेस प्रेशर, समझ में आ रहा है? ये भी हम लोग देख लेते हैं। चलो यहाँ पे ds बाई dx का वैल्यू निकाल के पुट करो, क्या आ जाएगा, ds बाई dx इज नॉट साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइव है कि नहीं है,
तो माइनस बीटा तो कांस्टेंट ऐसे बाहर रहेगा, रहेगा ना। इसका इस नॉट तो आएगा ही आएगा, इस नॉट साइन का डिफरेंशियल होता है cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, और चेन रूल लगेगा ना, माइनस के आएगा ना बाहर फिर से, तो माइनस के अगर आ गया बाहर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का के। तो एक्सेस प्रेशर हमारा, एक्सेस प्रेशर इक्वेशन ये आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर वेव इक्वेशन। क्या बोलते हैं, प्रेशर वेव, यानी प्रेशर का वेरिएशन ऐसे होता है। क्या समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये है प्रेशर वेव इक्वेशन। क्या है, प्रेशर वेव इक्वेशन। कोई दिक्कत समझ आ गया ना। तो ये जो है ना एक्सेस प्रेशर है भाई, ये कौन सा प्रेशर है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस प्रेशर वेव इक्वेशन। तो ये जो क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है ना, इस क्वांटिटी को हम लोग एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, हमारा प्रेशर वेव इक्वेशन आ गया बीटा इज नॉट के cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो प्रेशर इक्वेशन ऐसे लिखेंगे डेल पी नॉट cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। हमारा डेल पी नॉट क्या है, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात। अगर कहीं पे बोला जाता है नेट प्रेशर लिखो, क्या बोला जाता है, नेट प्रेशर लिखो, ठीक है ना। तो अगर एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, तो नेट प्रेशर का लिखना हो तो हम लोग नेट प्रेशर कहीं भी टोटल प्रेशर लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस, ठीक है ना। तो यही मैक्सिमम प्रेशर भी हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर नॉर्मल किसी टी टाइम पे प्रेशर लिखना है, अगर वहां मैक्सिमम प्रेशर नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेट प्रेशर ऑलवेज क्या लिखेंगे हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल पी, ठीक है। और अगर वहां पे प्रेशर मैक्सिमम हो रहा होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, डेल पी नॉट हो जाएगा। और अगर बोला जाए तो मिनिमम प्रेशर कितना हो, मिनिमम प्रेशर का लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस डेल पी नॉट। बोलो, मिनिमम प्रेशर मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड माइनस कर दो। मैक्सिमम प्रेशर मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या कर दो, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड ऐड कर दो। नॉर्मली अगर लिखना होता है ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आ गया। तो वो प्लस माइनस तो ऑटोमेटिक आ जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये हो गया तुम्हारा प्रेशर एम्पलीट्यूड। क्या हो गया, प्रेशर एम्पलीट्यूड। यहां पे क्या है कि हम लोग क्या लिख रहे थे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन S इक्वल्स टू S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, और हमारा एक्सेस प्रेशर का इक्वेशन आ गया है डेल पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है। तो अगर हम लोग दो इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ क्लियर पता चल रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये एक्सेस प्रेशर है, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है π/2। कितना फेज डिफरेंस दिख रहा है, फेज में कंपेयर करें तो फेज पता चलेगा, फेज डिफरेंस आ रहा है π/2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव इज π/2, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक चीज और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पता चल चुका है कि भाई प्रेशर एम्पलीट्यूड जो है हमारा होता है बीटा इज नॉट के, और के होता है ओमेगा बाय वी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। और एक चीज और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं
यहाँ पे मैं बताया हूँ कि एक्सेस प्रेशर जो होता है माइनस बीटा ds बाई dx होता है। तो यहाँ पे तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। एक्सेस प्रेशर जो होता है माइनस बीटा ds बाई dx होता है। इसका मतलब ये है कि एक्सेस प्रेशर जो है माइनस बीटा टाइम्स स्लोप ऑफ s एंड x ग्राफ, ठीक है। तो अगर हम लोग s और x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो s साइनोसॉइडल है, ठीक है, तो s और x का ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो समथिंग कुछ ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, हमारा साइनोसॉइडल ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो वेव ऐसे ट्रेवल नहीं करता, वेव ऐसे ट्रेवल नहीं करता भाई, वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे ट्रेवल नहीं करता, लेकिन ये क्या है, हम लोग ग्राफ बनाए s और x का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहीं बोला जाए कि किसी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट सपोज करें a पॉइंट है, यहाँ पे बोला जाए क्या बता सकते हो कि ये कंप्रेशन हो रहा है कि रेयरफेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे स्लोप, a पॉइंट में क्या निकालेंगे स्लोप, तो यहाँ का स्लोप दिख रहा है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, तो यहाँ का स्लोप है नेगेटिव। तो अगर a पॉइंट का हम लोग एक्सेस प्रेशर अगर निकालना चाहें तो माइनस बीटा और स्लोप आएगा नेगेटिव, तो माइनस माइनस आ जाएगा पॉजिटिव। तो अगर एक्सेस प्रेशर पॉजिटिव आता है तो ये होता है कंप्रेशन। अगर एक्सेस प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव आता है, तो ये होता है कंप्रेशन। और अगर कोई अदर लोकेशन देख लेते, मान लो ये लोकेशन हम लोग देख लेते हैं, इस लोकेशन को हम बोलते हैं बी पॉइंट है, और यहाँ पे स्लोप क्या है, ये स्लोप है पॉजिटिव। तो अगर स्लोप पॉजिटिव तो यहाँ एक्सेस प्रेशर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर एक्सेस प्रेशर नेगेटिव है तो यहाँ होता है रेयरफेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया s एंड x ग्राफ, एक्सेस प्रेशर पॉजिटिव कंप्रेशन, एक्सेस प्रेशर नेगेटिव रेयरफेक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी वेव के बारे में, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो कि कहां कंप्रेशन हो रहा है, कहां रेयरफेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया।